वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस में आप लोगों का, सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर। फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था। 2 फेजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन सिर्फ जिसको हमने पढ़ लिया था, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन आज में पढ़ना है। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो, जो इसका डार्क रिएक्शन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ये लाइट रिएक्शन में नहीं होता है। लाइट रिएक्शन में हमें 3 चीजें पढ़ी थी, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 और ऑक्सीजन का लिबरेशन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। ये तीनों काम होते हैं फोटॉन्स के। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है ये लाइट रिएक्शन में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो किस फेज में होता है, वो डार्क रिएक्शन के फेज में होता है, जो कि कहाँ पे होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सेप्ट होती है प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से। प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है? प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ये 5 कार्बन कीटोज शुगर है, जिसका नाम है रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट ये पहला रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क रिएक्शन का पहला रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड RuBP से बाइंड करता है। ठीक है, 3 स्टेजेस में कैल्विन ने दिया था ये रिएक्शन, इसलिए साइंटिस्ट के नेम पे कैल्विन साइकिल भी इसे कहते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जोड़ना, जो RuBP से जोड़ रहा है। रिडक्शन, रिड्यूस होते हैं। फिर रीजेनरेशन किसका? रीजेनरेशन ऑफ RuBP। तो ये 3 स्टेप्स हैं डार्क रिएक्शन के। केल्विन साइकिल को मेल्विन केल्विन और इनके कोर वर्कर्स ने प्रपोज किया था, इसलिए इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये एक साइक्लिक मैनर में ये चलती है, इसलिए इसे साइकिल नाम दिया गया है। RuBP रिएक्शन के एंड में रीजेनरेट हो जाती है, जिससे कि ये साइकिल फिर से कंप्लीट होता है। केल्विन साइकिल ये पाथवे सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो। C4 प्लांट हो तो भी उसमें केल्विन साइकिल होती है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि वो उसका जो साइट होता है, केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, तो केल्विन साइकिल शुरू करते हैं। 3 स्टेप्स थे उसमें, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। तो पहला स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये RuBP से रिएक्ट करता है, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट से रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन में जिस एंजाइम की जरूरत होती है उसका नाम है RuBP कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड को ये अटैच कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेज। जब कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP इस एंजाइम के प्रेजेंस में, RuBP कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो रिजल्ट में 2 मॉलिक्यूल, हम अभी एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल जब RuBP रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन, 3 मतलब क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है ये, इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ठीक है, ये जो एंजाइम है RuBP कार्बोक्सिलेज, इसमें ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होती है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से तो रिएक्ट करता ही है, ये ऑक्सीजन की से भी रिएक्ट करवा सकता है, इसलिए इसको RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। ठीक है,
या शॉर्ट में इसको रिबुस्को कहा जाता है। रिबुस्को सब एक जो एंजाइम है, ये वर्ल्ड में एबंडेंट पाए जाने वाला एंजाइम, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम यही है, रिबुस्को। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। पहला हो गया कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड RuBP से रिएक्ट किया, इस एंजाइम के प्रेजेंस में बनाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रिडक्शन में सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिसके बाद PGA से, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, PGA जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि ग्लूकोज जो है ये क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ओके, इस रिएक्शन में, इस रिडक्शन में 2 मॉलिक्यूल ATP का यूटिलाइज होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए, मतलब फॉस्फेट का जोड़ना। 2 मॉलिक्यूल ATP का यूज होता है और 2 मॉलिक्यूल NADPH के यूज होते हैं, जिससे कि रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स्ड मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज में। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेके चल रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक मॉलिक्यूल RuBP की जरूरत पड़ी। ठीक है, फिर PGA बना, फिर एक PGA के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूज होता है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए एक साइकिल चला, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 टर्न्स ऑफ साइकिल की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। ठीक है, जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 साइकिल्स की जरूरत बनती है, जिसके बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। रीजेनरेशन किसका, RuBP का, ये जरूरी है जिससे कि ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहे। रीजेनरेशन स्टेप में एक ATP, ठीक है, एक ATP की जरूरत होती है। तो इस तरह से आपका रिडक्शन में 2 ATP की जरूरत हुई, 2 NADP की जरूरत हुई, और रीजेनरेशन में एक ATP की जरूरत हुई। तो टोटल एक साइकिल में 3 ATP की जरूरत हुई और 2 NADPH की जरूरत हुई। ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है कैल्विन साइकिल में, तो 3 मॉलिक्यूल ATP की जरूरत हो रही है और 2 मॉलिक्यूल NADPH की जरूरत हो रही है। ठीक है, एक ATP की जरूरत कहाँ पे हो रही है, फर्दर रीजेनरेशन में हो रही है। इसमें देख लीजिए, साइकिल में आपको ज्यादा क्लियर होगा। रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये है जो फर्स्ट एक्सेप्टर है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ये एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जो आ रहा है, इससे बाइंड करता है किसके प्रेजेंस में, रिबुस्को के प्रेजेंस में, रिबुस्को एंजाइम के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर यूज होगा ATP और NADPH, 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल NADPH। रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन होंगे और सेवरल स्टेप्स होते हैं, कई इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, तब जाकर के ग्लूकोज बनता है। फिर ग्लूकोज चेंज होता है स्टार्च में, जिस फॉर्म में वो स्टोर होता है। और रीजेनरेशन के लिए ये जो ट्रायोस मॉलिक्यूल है, ये इनसे RuBP का रीजेनरेशन होता है। रीजेनरेशन के लिए ATP की जरूरत पड़ती है और तब जाकर के RuBP कंपाउंड फिर से रीजेनरेट होता है। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। अब इसको आप एक एक मॉलिक्यूल को देख के करते हैं। एक मॉलिक्यूल की मैं बात की थी एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, लेकिन कंप्लीट ग्लूकोज बनाने के लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBP से बाइंड करता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 RuBP से बाइंड करेंगे। ठीक है, तो कार्बन, अब इसमें कार्बन के नंबर्स आप देखते जाइए। यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 6।
एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है तो 6 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हो गया। RuBp 5 कार्बन कंपाउंड है तो 6 मॉलिक्यूल RuBp में 6 इंटू 5 30, तो 30 और प्लस 6 36 कार्बन यहाँ पर है। जब ये यूनाइट करेगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरेट है तो 3 कार्बन कंपाउंड है तो कितना बनेगा, 36 यहाँ पे है तो 36 मेंटेन करने के लिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको 2 एटीपी की जरूरत पड़ रही थी ना, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी पड़ेगी, 12 एटीपी की जरूरत पड़ेगी फॉस्फोराइलेशन के लिए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने के लिए। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे, एक फॉस्फेट ग्रुप तो है, एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ेगा एटीपी से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब ग्लिसरेट में 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ग्लिसरेट में 2 यहाँ पे ग्लिसरेट में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, एक और फॉस्फेट कहाँ से मिला है, एटीपी से। एटीपी जब टूटेगा तो एडीपी और फॉस्फेट में टूटेगा, तो जो 12 हैं ये तो 12 फॉस्फेट निकले, ये 12 फॉस्फेट 12 3 फॉस्फोग्लिसरेट से जुड़ेंगे, एक एक से एक एक फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। 12 मॉलिक्यूल ये भी होगा। 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है तो 12 इंटू 3 36 कार्बन यहाँ भी मेंटेन्ड है। अब यहाँ पे आपको बताया था कि एक कार्बन के लिए 2 मॉलिक्यूल NADPH चाहिए, तो 6 कार्बन के लिए 12 मॉलिक्यूल NADPH चाहिए। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल NADPH चाहिए, फिर इससे बनेगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिडक्शन के लिए, तो 12 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है तो 12 इंटू 36 कार्बन हो गया। अब इसमें से यहाँ पे देखिए 12 ग्लिसरल्डी, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हैं ये शुगर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो ये C6H12O6 ग्लूकोज बना लेंगे। और 10 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ये रीजनरेशन ऑफ RuBp के काम में आएंगे। तो 10 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कार्बन कितने हो गए, 30। ओके, अब यहाँ पर रीजनरेशन के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो एक एटीपी एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो रहा था, तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड हम लेके चल रहे हैं तो 6 एटीपी की जरूरत पड़ेगी, 6 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 6 5 30, तो यहाँ पर जो RuBp बने वो 6 मॉलिक्यूल बन गए, 10 इंटू 3 ये 30 है और 6 5 30, तो इस तरह से कार्बन आप देखिए किस तरह से ये मेंटेन, इस तरह से ये रीजनरेशन हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बने, सबसे पहले RuBp से बाइंड करके 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टूटा 2 और 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल से बना आपका फिर से RuBp। ठीक है, कंप्लीट केल्विन साइकिल है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है C4 पाथवे। वो प्लांट्स जो अडेप्टेड होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, उनमें C4 पाथवे पाई जाती है। C4 पाथवे में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इसलिए इसे C4 पाथवे भी कहते हैं। इनमें C4 पाथवे में भी केल्विन साइकिल फॉलो होती है, जो कि मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। ठीक है, तो C4 साइकिल जिसमें होती है उसमें C3 साइकिल भी
पाई जाती है, बट उनकी साइट डिफरेंट होती है। C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके लीफ के एनाटॉमी में डिफरेंस पाया जाता है। C4 प्लांट्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और ये रिस्पॉन्स शो करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटीज में ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एक लॉस प्रोसेस है, मतलब इसमें प्लांट को लॉस होता है। ये प्रोसेस C4 पाथवे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है C4 प्लांट्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें लॉस फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू नहीं होता है, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और डिफरेंस इनके एनाटॉमी में कैसे है? C4 प्लांट में वैस्कुलर बंडल जो होता है ना, जाइलम फ्लोएम का जो बंडल होता है, उसके चारों ओर लार्ज सेल्स पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं बंडल शीट, ठीक है। और ये बड़ी सेल्स होती हैं जिन इस तरह की लीव्स जिनमें ये एनाटॉमी पाई जाती है उसे कहते हैं ट्रांस एनाटॉमी। तो ट्रांस एनाटॉमी C4 प्लांट्स की ये स्पेशलिटी है कि इनमें ट्रांस एनाटॉमी पाई जाती है। ये जो बंडल शीट सेल्स हैं जो कि साइज में बड़ी हैं, नॉर्मल प्लांट से साइज में बड़ी हैं, ये कई लेयर्स में पाई जाती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो होती हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं और ये टाइटली पैक्ड होती हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए कोई गैस का एक्सचेंज इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू नहीं होता है। इस प्लांट को जो है वो बताया था हैचन-स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसे हैचन-स्लैक साइकिल भी कहते हैं। जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं C4 पाथवे में वो है मेसोफिल और बंडल शीट सेल्स, ठीक है। और C3 प्लांट में किस में होता है? मेसोफिल में होता है। लेकिन C4 प्लांट में दोनों टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, मेसोफिल भी और बंडल शीट भी। ये C4 प्लांट का जो साइकिल है, हैचन-स्लैक साइकिल जो है, ये स्टार्ट होती है मेसोफिल से। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्सेप्ट होती है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाती है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। साइक्लिक कैल्विन साइकिल में क्या बन रहा था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें क्या बनता है? फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, जो कि कैटेलाइज होता है एंजाइम PEP फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, या PEP केस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोक्सिलेज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? उसमें क्या बन रहा था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ क्या बन रहा है? फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। मेसोफिल सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोफिल सेल्स में रिबोस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन बंडल शीट सेल्स में रिबोस्को एंजाइम पाया जाता है। रिबोस्को को क्या काम था? रिबोस्को का क्या काम था? RuBP को ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे कैल्विन साइकिल फॉलो होती है। तो मेसोफिल में जब रिबोस्को पाया ही नहीं जा रहा है तो इसमें कैल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में नहीं होगी। C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर फॉर्म होता है इनसे मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। फिर ये दूसरा ऑक्सैलो एसिड जो है वो दूसरे 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज होते हैं, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुआ किससे? फॉस्फोइनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड ये अटैच होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से और ये बनाते हैं ऑक्सैलो एसिटिक
एसिड, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से और ये बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है RuBP से और वो बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया उसके बाद ये दूसरे कंपाउंड में चेंज होते हैं 4 कार्बन कंपाउंड में, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड फ्रॉम मेसोफिल सेल से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बंडल शीथ में, ठीक है। बंडल शीथ में ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं ये टूट जाते हैं, C4 कंपाउंड जो है ये टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वापस से मेसोफिल सेल्स में और जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है, जिससे कि मेसोफिल सेल्स वाली साइकिल चले। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बंडल शीथ में वो एंटर कर जाती है C3 साइकिल में, कैल्विन साइकिल में, ठीक है। बंडल शीथ जो होती है इनमें ये एंजाइम रुबिस्को पाया जाता है। रुबिस्को किस में नहीं पाया जाता था? मेसोफिल सेल्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन बंडल शीथ में रुबिस्को पाया जाता है। रुबिस्को का क्या काम है? रुबिस्को का काम है C3 साइकिल के लिए। तो बंडल शीथ में C3 साइकिल पाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर PEP केस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर C4 साइकिल नहीं होगी, ठीक है। डायग्राम से एक बार समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ये मेसोफिल सेल है और ये बंडल शीथ है, ओके। अब ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटर कर रहा है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में ये चेंज हो गया बाइकार्बोनेट में और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो कि फर्स्ट एक्सेप्टर है ये बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, फिक्स करेगा और बनाएगा C4 एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये चेंज होगा मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में और ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा से इसमें बंडल शीथ में। बंडल शीथ में ये मैलिक एसिड और ये एस्पार्टिक एसिड ये इनमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डी निकल जाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है। तो 4 कार्बन थे, 3 कार्बन रह गए, 3 कार्बन एसिड रह गया। ये 3 कार्बन एसिड ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वापस से मेसोफिल सेल्स में, ठीक है, जो कि रीजेनरेट करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को। और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ निकला, क्योंकि बंडल शीट में रुबिस्को पाया जाता है, रुबिस्को यहाँ नहीं पाया जाता है। बंडल शीट में रुबिस्को पाया जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटर कर जाएगा कैल्विन साइकिल में, मतलब ये बाइंड करेगा RuBP से और ये कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट पाथवे क्या कहलाती है? हैच एंड स्लैग पाथवे। अब जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, वाटर, इन सब फैक्टर्स पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करती है। एक है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो इन्होंने दिया था 1905 में। इनके अनुसार कि जो केमिकल प्रोसेस होता है ना, कोई भी केमिकल प्रोसेस ये इफेक्ट होता है, केमिकल प्रोसेस जो है उस फैक्टर से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है जो कि मिनिमल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अगर कोई कई फैक्टर्स जैसे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रहे हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो जो मिनिमल वैल्यू में रिक्वायर्ड होगा वो ज़्यादा डिटरमाइन करता है केमिकल प्रोसेस के रेट को, ठीक है। जैसे कि लाइट जब लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है
तो लीनियर रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जैसे जैसे इंटेंसिटी हम धीमे धीमे बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की रेट भी बढ़ती जाती है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप होता है। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब होती है, तो जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई तो क्या हुआ, तो जो दूसरा फैक्टर है ना वो मिनिमल फैक्टर हो गया। अब वो डिटरमाइन करेगा कि फोटोसिंथेसिस की रेट कैसी होगी। ठीक है, और इसके साथ ही जब इंसिडेंट रे बियॉन्ड एक ऑप्टिमम पॉइंट के बियॉन्ड हो जाती है इसकी इंटेंसिटी, तो ये क्लोरोफिल को ब्रेक कर देते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, पूछा गया है क्वेश्चन। ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों मेजर लिमिटिंग फैक्टर है? क्योंकि सबसे कम अमाउंट में, वेरी लो कंसंट्रेशन में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और इसकी लो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04% पाया जाता है और इसकी कंसंट्रेशन जब हम 0.05 तक बढ़ा ले जाएं तो कार्बन फिक्सेशन की रेट बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो ये डैमेज कर देती है और फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। ठीक, टेम्परेचर, डार्क रिएक्शन जो होते हैं ये एंजाइमेटिक, क्योंकि इनमें कई जो डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन रहे हैं केल्विन साइकिल में, ये जो है ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, इनमें कई एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ भी एंजाइम्स होते हैं ना, वो एंजाइम्स किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे अच्छे से काम करते हैं। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, इसलिए टेम्परेचर से कंट्रोल होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन ये भी सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, लेकिन डार्क रिएक्शन के कंपैरिजन में लेसर एक्सटेंट तक ये सेंसिटिव है। C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम पाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे जगहों पर ही पाए जाते हैं। टेम्परेचर ऑप्टिमम जो होता है ये डिपेंड करता है कि प्लांट किस तरह के हैबिटेट में रह रहा है। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे रेजिस्ट कर सकते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस की रेट का जो टेम्परेचर होता है वो उनका ऑप्टिमम ज़्यादा होता है, जबकि टेम्परेट प्लांट्स का ऑप्टिमम जो होता है वो उससे कम होता है। वाटर जो है वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वाटर स्ट्रेस हो, वाटर कम हो तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। वाटर स्ट्रेस अगर होगा तो लीव्स जो होंगी उनमें विल्टिंग होगी, सिकुड़ जाएंगी, जब सिकुड़ जाएंगी तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, लाइट कम आएगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होंगी वो भी कम हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिसपे फोटोसिंथेसिस जो है वो इफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो रेस्पिरेशन, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फोटो रेस्पिरेशन, C4 प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं C3 साइकिल से। क्यों? क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? C4 प्लांट में नहीं पाया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन एक लॉस प्रोसेस है। ठीक है, RUBP केल्विन साइकिल में RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके रिबस्को के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है C3 साइकिल में। ये रिबस्को एंजाइम, ठीक है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि इनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी सबस्ट्रेट की तरह यूज कर सकते हैं और ऑक्सीजन को भी सबस्ट्रेट की तरह यूज कर सकते हैं। ये दोनों से बाइंड कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन से।
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज़्यादा प्रेफर्ड होता है ओवर ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो इनमें ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी कैसे? जैसे कि किसी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से या ट्रांसपिरेशन रेट को लो करने के लिए अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज होती है तो फोटोसिंथेसिस तो होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर नहीं आती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाता है और तब फोटो रेस्पिरेशन होता है। जब ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो RuBP बाइंड करता है ऑक्सीजन से और बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। और नॉर्मल C3 साइकिल में क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरेट केवल बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। और इसमें दोनों चीज़ें बन गई, फॉस्फोग्लिसरेट भी बना और फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बना। तो ये फॉस्फोग्लिसरेट जो टूट गया ना, एक मॉलिक्यूल ये बना, एक मॉलिक्यूल ये बना, इस वजह से ये फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये शुगर नहीं बना पाता है। ठीक है, ये शुगर नहीं बना पाता है। C4 प्लांट्स में ये पाथवे शो नहीं करता है क्योंकि C4 प्लांट्स में बंडल शीट, थिक बंडल शीट पाई जाती है। मैलिक एसिड ये ब्रोक होता है, बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और C3 एसिड में, 3 कार्बन एसिड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसमें क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहा है कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज से जुड़ेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो प्रेफर्ड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, और ये फिर शुगर बनाएगा। अगर नॉर्मल कैल्विन साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन में हम देखें तो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 12 मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे। 3 जो ये सर्कल्स बनाएंगे ये कार्बन के नंबर्स हैं। ठीक है, फिर 12 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा और ये फिर रीजेनरेशन होगा RuBP का। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन में RuBP जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन से और यहाँ पर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को ये शो करता है और दोनों मॉलिक्यूल्स बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बनाता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनाता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और ये 6 फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 मॉलिक्यूल है। ये जो है ये मिल करके ये 9 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं। हमें चाहिए कितना? 12 मॉलिक्यूल, तब जाकर के ग्लूकोज बनेगा, इसलिए इसमें ग्लूकोज नहीं बनता है। तो ये कैसा है? वेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करता है। तो इस तरह से नेट इफेक्ट क्या है? लूज 3 फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड 3 फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये इसके रिलीज हो जाते हैं। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है जहाँ पर कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हमें फोटोसिंथेसिस में इतना ही पढ़ना था। लाइट रिएक्शन पढ़ना था, डार्क रिएक्शन पढ़ना था, C4 साइकिल पढ़ना था और फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन और जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं ये पढ़ना था। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। लगता है मुझे मतलब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में से लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।